बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद आरिफ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम चार्जेस के हवाले से पढ़ रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 6 में काफ़ी डिटेल्स में देख लिया था कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अब हम उससे आगे आते हैं। आज का हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कितने पॉइंट्स हमारे पास आती हैं, वो हम आपके सिलेबस SLOs बेस्ड उसको कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी स्पेसिफिक एरिया में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं, जो पास हो रही हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की भी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की भी होती हैं। अब किसी यूनिट एरिया के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास हो रही हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट, एक डायग्राम से देखते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं। आ जाओ भाई जी। स्टूडेंट, ये देखें, ये डायग्राम में आ गई है। इस डायग्राम में आप बहुत क्लियर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया में से पास कर रही हैं। अब अगर आप देखें, इसमें जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस यूनिट एरिया में पास कर रही हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are passing through this unit area is called electric flux. Student, मैथमेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। एक ग्रीक वर्ड है फाई, ये सिंबॉलिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फाई होता है E.A। ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डॉट वेक्टर एरिया, ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का हमें स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसलिए हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी E एंड यूनिट वेक्टर एरिया A। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर यूनिट एरिया का। मैथमेटिकली E.A और डॉट प्रोडक्ट में हम लिखते हैं cos थीटा। स्टूडेंट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसके क्या होंगे? इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसके कैसे आ गए हैं? स्टूडेंट, फ्लक्स को हम लिखते हैं E.A लिखते हैं, E.A हम लिखते हैं फ्लक्स को। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें जो E है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। स्टूडेंट, ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, और ये एरिया है हमारे पास। अब इसके अगर आप यूनिट लगाएंगे तो फोर्स के लिए आप लगाएंगे न्यूटन, और चार्ज के लिए आप लगाएंगे कूलम्स, और एरिया के लगाएंगे मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में पास कर रही हैं। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, क्योंकि जहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा आ जाते हैं तो वहाँ पर एंगल बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो इसको कंट्रोल करेगा। तो हम इसके टाइप्स की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, पॉइंट नंबर A। एक को हम कहेंगे मिनिमम फ्लक्स, पॉइंट B। और एक को हम कहेंगे फ्लक्स एट एनी एंगल, पॉइंट C। तो लिहाजा 3 टाइप्स हम यहाँ पर आपके सिलेबस में डिस्कस करेंगे, और एंगल के बिहाफ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। स्टूडेंट, मैक्सिमम फ्लक्स याद रखिएगा कि आपके पास इस जो वेक्टर एरिया यूज़ किया है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वेक्टर एरिया क्या होता है। उस सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो वेक्टर एरिया कहा जाता है। मैं आपको नॉर्मल एरिया किसी सरफेस का समझा देता हूं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया का ये नॉर्मल है। अब ये जो नॉर्मल है, इस सरफेस एरिया का होता है परपेंडिकुलर। इस सरफेस एरिया का ये परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इस रीजन का, ये जो सरफेस एरिया है आपके पास, इसका परपेंडिकुलर के साथ देखा जाएगा।
इसको आप कहते हैं वेक्टर एरिया। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो इस वेक्टर एरिया, ये इसका है सरफेस एरिया, ये इसका है नॉर्मल एरिया, वेक्टर एरिया। याद रखिएगा स्टूडेंट, वेक्टर एरिया हर सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। अगर आप कहते हैं सर इस वाइट बोर्ड का वेक्टर एरिया क्या होगा, तो वाइट बोर्ड का वेक्टर एरिया इसके आउटवर्ड होगा। अब इस नॉर्मल का वेक्टर एरिया क्या होगा स्टूडेंट, इसका अपवर्ड होगा। अगर इसको ऐसे परपेंडिकुलर कर लें, इसका वेक्टर एरिया कितना बनेगा, ये राइट साइड के ऊपर बनेगा। जो उस प्लेन का परपेंडिकुलर बनता है वो हमारे पास वेक्टर एरिया बन जाता है। अब हम फ्लक्स की 3 टाइप्स इस वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिहाफ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले है मैक्सिमम फ्लक्स। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द वेक्टर एरिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं अगर ये वेक्टर एरिया के पैरेलल हो तो इसको हम कहते हैं कि फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। स्टूडेंट ये आपके पास एक वेक्टर एरिया है, ये उस वेक्टर एरिया का नॉर्मल है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया आप यहाँ से पास करवा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आ जाएंगी। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू दिस वेक्टर एरिया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से पास कर रही हैं और इसका वेक्टर एरिया है, इसके साथ ये हो जाएंगे पैरेलल। cos 0 यूज़ किया जाएगा, E डॉट ए cos थीटा, थीटा विल बी 0, पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया का रिलेशन। तो cos 0 होता है 1, तो इसको आप कहते हैं EA मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक डायग्राम से देखते हैं, आ जाएं जी स्टूडेंट, इस डायग्राम में देखें। इस डायग्राम में जो आपके पास जो एरिया है वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल नज़र आ रहे हैं। जो वेक्टर एरिया है, जो उसने वेक्टर एरिया ड्रॉ किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल है। तो इस पैरेलल होने की वजह से आपके पास एंगल थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया इज 0। सो दिस 0 विल मेक द cos 0 1, द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स जी। इसके बाद हमारे पास इसके सेकंड टाइप आता है। सेकंड टाइप में स्टूडेंट हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स, यानी हमारे पास फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, नहीं रहेगा। वो किस कंडीशन में होता है स्टूडेंट, आइए देखते हैं, डायग्रामेटिकली भी देखते हैं और उसको यहाँ हम इसको टॉपिक वाइज भी इसको हम क्लियर करेंगे जी स्टूडेंट। वंस अगेन हमारे पास ये एक एरिया है, इस एरिया का हमारे पास ये इसका नॉर्मल वेक्टर एरिया है। अब आप बहुत क्लियर देख रहे हैं, अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से पास कर जाएं, वो यहाँ से आपके पास फ्लो कर जाएं, इस वेक्टर एरिया के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना लें, तो फिर आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर एरिया जो रेड मार्कर आपको नज़र आ रहा, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से फ्लो करेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये मार्कर आपस में 90 के एंगल जो है वो बनाएंगे। तो इस 90 एंगल बनाने की वजह से इसको आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया अब परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से आपके पास ये जो इसका एंगल बनेगा वो 90 हो जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम कहते हैं मिनिमम। स्टूडेंट मैथमेटिकली E डॉट ए cos थीटा, अब थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया का परपेंडिकुलर एंगल 90। तो स्टूडेंट EA cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स आपके पास हो जाएगा 0। एक डायग्राम के बिहाफ से इसको यहाँ से क्लियर करते हैं जी स्टूडेंट। ये डायग्राम आप देख रहे हैं। अब इस डायग्राम में जो वेक्टर एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। बहुत क्लियर आपको नज़र आ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं वो वेक्टर एरिया के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर होने के बिहाफ पे इसने 90 का एंगल बनाया है और हम cos 90 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा, वेक्टर एरिया के साथ 90 का एंगल बना हुआ है। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स जी स्टूडेंट। हमारे पास इसकी थर्ड टाइप है C टाइप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एनी एंगल। अब अगर आप उस जो एरिया आपके पास है उस एरिया को टिल्ट कर दें, व्हेन द एरिया ए इज टिल्टेड एंड मेकिंग एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी अकॉर्डिंग टू द एंगल E डॉट ए और EA cos थीटा। स्टूडेंट आपने उस रीजन को परपेंडिकुलर भी नहीं किया, उस सरफेस को आपने पैरेलल भी नहीं किया, आपने इसको टिल्ट किया है। जब आपने इसको टिल्ट किया है तो टिल्ट होने के बिहाफ पे आपके पास वो जो एंगल बना रहा
वो टिल्टेड, ये इसका नॉर्मल वेक्टर था। अब इसको ऐसे जाके टिल्ट कर लिया, थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद अब आप इसको फ्लक्स यहाँ से फ्लो करवा रहे हैं। तो यहाँ से जो फ्लक्स लाइन आ रही है, दीज फ्लक्स लाइन विल मेक एंगल विद दिस नॉर्मल। अभी एंगल 60 हो, एंगल 30 हो, एंगल 45 हो, जो एंगल इस वेक्टर एरिया के साथ बन रहा टिल्ट होने के बाद, उसको हम कहते हैं फ्लक्स एट एनी एंगल। इसको एक डायग्राम के बिहाफ पे देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपके पास एक वेक्टर एरिया है, एक एरिया है और उसका वेक्टर एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी स्पेसिफिक एंगल से इसमें पास कर रहे हैं। ना ये परपेंडिकुलर है, ना ये पैरेलल है, टिल्टेड है, और टिल्टेड होने की वजह से आपके पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करने के बाद आप इसको कहते हैं कि हमारे पास ये जो फ्लक्स है, इट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दैट एंगल। तो इसको हम कहते हैं फ्लक्स एट एनी एंगल। जी स्टूडेंट, तो ये आपके पास फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, उसके डेफिनेशंस, उसके टाइप्स हमने देख लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, फ्लक्स नेगेटिव कब होगा और फ्लक्स ज़ीरो कब होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास फ्लक्सेस कब कब पॉजिटिव, कब कब नेगेटिव होते हैं और किस कंडीशन में फ्लक्स ज़ीरो होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास फ्लक्स के कुछ टाइप्स और हैं कि फ्लक्स पॉजिटिव कब है, फ्लक्स नेगेटिव कब है और फ्लक्स ज़ीरो कब होगा। तो आइए देखते हैं कि वो टाइप्स हमारे पास फ्लक्स के कौन से होते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ़ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ ए रीजन is more than coming inside that region, then the flux will be positive. स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक सरफेस है, एक रीजन है, एक फुटबॉल है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं वो, और जो आउट गोइंग है वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो जो कमिंग आउटसाइड जो फील्ड लाइंस आ रही हैं, अगर वो ज़्यादा है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो लेस है, तो इस फ्लक्स को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एक और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट आर लेस देन द एंटरिंग इनसाइड द रीजन, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव। अब अगर आपके पास स्टूडेंट ये कंडीशन हो जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास जो इनकमिंग है वो ज़्यादा है और आउट गोइंग जो है वो आपके पास नंबर्स में लेस हैं, उनकी तादाद कम है, उनकी स्ट्रेंथ कम है, तो इसको आप कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये डायग्राम भी मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। इस डायग्राम में देखिए आपके पास एक फुटबॉल है, एक स्फीयर है। इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड आ रही हैं उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा है, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट गोइंग है उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो तादाद है वो कम है। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास ये कंडीशन हो जाती है तो इसको आप कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपने कमेंट्स में कर देना है, और इसका आपने मुझे आंसर करना है कि अगर आपके पास एक ऐसा रीजन है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकमिंग इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट गोइंग, यानी जो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और जो उस रीजन से दूर जा रही हैं, तो फिर इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज इसको मुझे आंसर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।